सरकमफ्रेंस ऑफ द सिचुएशन को निकालेंगे, सेंटर में रखेंगे क्वेश्चन और आज क्लियर कर लेंगे पूरा व्यवस्था। क्लियर? लगना चाहिए कि 25 क्वेश्चन डील नहीं हुआ, 25 चैप्टर डील हो गया है, तब ना फायदा होगा। और अगर यही काम चलता रहा, अगर 30-30 क्वेश्चन MWF में कराते चले गए तो 2 महीना से 3 महीना वेट कीजिए। अगर मॉडल प्रैक्टिस शीट बनाइएगा या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा तो 70% क्वेश्चन इसी क्लासरूम का आपको दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंसली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से स्लाइड करना है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा कि बिहार में 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहां पे? चंपारण। यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा। बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, इससे संबंधित हम लोग कुछ सवाल पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है। 3 कठिया पद्धति का मतलब होता है 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, यही क्वेश्चन था। पिछले बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, तो ऑप्शन में था 3/20। सही है क्या गलत? सही है। फिर समझिएगा सवाल कि गांधी जी का जब भारत आगमन हुआ तो भारत आगमन उनका तारीख था 7 से 9 जनवरी, और हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर। तारीख कौन? 7 से 9 जनवरी। और 9 जनवरी का इनका आगमन होता है, और जो भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं, तो गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंटल सिस्टम अपना स्टार्ट किया, कहां से? चंपारण से। निवेदन हुआ था रामचंद्र शुक्ल का। किसका हुआ था? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के निवेदन पर पार्टिसिपेट किए। वहां के जो किसान थे वो विक्षुब्ध थे इस बात को लेकर कि हमारे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करानी है। किसकी खेती? नील की। नील की खेती कराने से दिक्कत ये हो रही थी कि जमीन का जो फर्टिलिटी था, जमीन का जो उपजाऊपन था, वो क्या हो रहा था? कम। हमको चाहिए था अनाज। क्या चाहिए था? अनाज। और हमसे उपज क्या करवा रहा था? नील। उसी समय वैश्विक स्तर पर क्या था कि केमिकल का फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो गया था, और इंटरनेशनल मार्केट में नील का डिमांड क्या हो गया था? कम हो गया था। सुनिएगा आराम से, एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना पे? 76 पर। उसमें से गांधी जी ने सीधा सीधी इस पर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, और सबसे खास बात क्या था कि गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान बिहार को सबसे पहले पृष्ठभूमि बनाए और बिहार से ही अपना एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट किए। और वो जो सिस्टम था वो था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर नील आंदोलन की बात करें, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए नील आंदोलन, तो नील आंदोलन बंगाल के नादिया जिले से संबंधित है। आंदोलन आ जाएगा तो बंगाल का नादिया। नील आंदोलन था 1859 के, यानी कि 1860 के आसपास के दशक में, जब 2 बंधु ने मिलकर चलाया था, दीनबंधु मित्रा। नाम सुना होगा। क्या नाम था? दीनबंधु मित्रा। उसी नील आंदोलन से संबंधित उस समय एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया था, जो काफी पॉपुलर भी हुआ था। नाम सुना होगा, नील दर्पण, जिसको लिखा था दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन आता भी है, कौन सा? दीनबंधु मित्रा। और जो नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने निकाला था, एनडीए में सवाल पूछा था कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। यह पिछले एनडीए का सवाल था कि दीनबंधु मित्रा जिसने नील दर्पण नाटक को, नील दर्पण क्या था? नाटक। उस नाटक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन। तो 1859 का नील आंदोलन अलग था। उसमें दो बंधु इसमें पार्टिसिपेट किए थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नाम सुना होगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उसका नाम था आंदोलन का नील आंदोलन। और ये कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कौन साल में हुआ था? 1917 में। किसके निवेदन पर पार्टिसिपेट किए थे? रामचंद्र शुक्ल। और कौन सा पद्धति चला था? 3 कठिया। कितना बटे कितना? 3/20, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती अनिवार्य। अब यहां पर देखिए हम लोग के पास पॉइंट बनता है कि पहला क्वेश्चन आएगा कि किसके निवेदन पर, तो क्या आंसर होगा? रामचंद्र शुक्ल। एकदम ही बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यानी किसके निवेदन पर अगर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो किसके निवेदन पर होगा? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है बहुत बार कि 3 कठिया का मतलब क्या है, तो 3/20, यानी 3 कट्ठे किसकी खेती? नील की खेती। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दे
कि ये जो बिहार में चंपारण में चला था ये किस साल चला था, तो आंसर होगा 1917। और ये पहला इनका एक्सपेरिमेंटल था, किनका? गांधी जी का। फिर सवाल आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे पूछे अच्छा ये नील आंदोलन क्या यही था, तो आप बताइएगा कि नील आंदोलन जो है, नील आंदोलन जो ये इससे बिल्कुल अलग था, ये नील आंदोलन नहीं था। नील आंदोलन में दो आदमी शामिल थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इस पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया था जो दीनबंधु मित्रा ने किया था। किसने किया था? दीनबंधु मित्रा। नाम क्या था? नील दर्पण। क्या नाम था? नील दर्पण। जिसका बाद में किसने इसका अनुवाद किया था? माइकल मधुसूदन ने। किस भाषा में? अंग्रेजी में। एक क्वेश्चन का इतना डिटेल आया, एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ के देख लेते हैं आप लोग का काम हुआ कि नहीं। पूछेगा कि तीनकठिया पद्धति किस साल पार्टिसिपेट कौन किए थे? पार्टिसिपेट करने कौन बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल। कौन बुलाया था? तीन कठिया पद्धति में 20 कट्ठे में किसकी खेती? 3 कट्ठे। किसकी खेती? नील की खेती। इसका विरोध किसने किया था? गांधी जी ने। और वहां के चंपारण के किसानों ने। क्या नील आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह दोनों एक ही है? दोनों अलग अलग है। तो बताएगा नील आंदोलन का संबंध किस राज्य से? बंगाल से। बहुत अच्छा। किससे? बंगाल। बंगाल का कौन डिस्ट्रिक्ट? नादिया। और एगो नाम सुने होंगे आप लोग, नादिया एक्सप्रेस। झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। झूलन गोस्वामी। नादिया एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है कि बॉलिंग बहुत तेज करती है, इसलिए उसका नाम रख दिया नादिया एक्सप्रेस। एक और नाम सुने होंगे, धींग एक्सप्रेस। हिमा दास। बहुत अच्छा। धींग एक्सप्रेस किसका नाम है? हिमा दास का। तो इस तरह का नाम कभी कभी अपने जुबान पर चढ़ा कर रखिएगा, ऐसा सवाल पूछा जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गया ना? चंपारण नील आंदोलन भी क्लियर हो गया, सब क्वेश्चन बता दीजिएगा ना। तो बताइए, एक क्वेश्चन बना हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार पूरा देते हैं। पहला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष? भारत आगमन गांधी जी का कब? 1915। उनके आगमन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस। तारीख कौन सा? 9 जनवरी। कौन सा? 9 जनवरी। सवाल पूछेगा कि उनको किसने बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल। उनके निवेदन में इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जब ये पार्टिसिपेट किए थे तो यहाँ कितने खेत में कितना नील का अनिवार्य था खेती? यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे। इसी का क्या किया गया? विरोध। क्या चंपारण सत्याग्रह और नील आंदोलन एक ही है? दोनों अलग अलग है। तो पूछेगा कि नील आंदोलन का संबंध किस राज्य से? किससे? वहां के नेतृत्वकर्ता कौन? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास, विष्णु। वहां पर एक नाटक लिखा गया था, कौन लिखे थे? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा। उस नाटक का फिर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन। वो जो आंदोलन चला था वो कहां चला था? बंगाल में। बंगाल के कौन सा जिला में? नादिया एक्सप्रेस किसको कहा गया है? धींग एक्सप्रेस किसको कहा गया है? हो गया क्लियर? सवाल है एक, और गर्दा उड़ा के इस पर लगाएं 360 डिग्री का प्रहार। इसी का नाम है 360 डिग्री प्रहार। अगर ऐसा काम शुरू कर दिए ना तो 75 का नाम बनाम क्वेश्चन उसको 30 से गुना कर लेना। और अगर यही ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिए तो सवाल बचेगा नहीं। हमारे जुबान का हर सवाल आपके क्वेश्चन में दिखना शुरू होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ध्यान दीजिएगा। क्या सवाल है? भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसको प्राप्त है? इत्तेफाक, इसमें कोई इत्तेफाक करने की जरूरत नहीं था। सीधा हमारे पास आंसर है पाटलिपुत्रा। जो सेंटर पॉइंट था वही आंसर होगा। कौन सा? पाटलिपुत्रा। अब देखिए, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की बात थी, सुनिएगा। भारत की राजधानी के बारे में अगर बात की जाए तो पहला था कोलकाता। कौन था? कोलकाता। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, सुनिएगा आराम से, जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो इस दरबार के आयोजन में 11 में घोषणा होती है और 12 में विधिवत तौर से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया जाता है। और यह काम करने वाले का कार्यकाल था लॉर्ड हार्डिंग। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग। ये 1911 और 12 की बात है। वो 1911 जिस 11 में बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। वो 1911 जिसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। वैसे बंगाल विभाजन का प्रोसेसिंग जो शुरू हुआ था 1905 में, वो कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का। किसका था? कर्जन का। 1905 में लॉर्ड कर्जन का टेन्योर शुरू होता है। 11 में आकर के राजधानी को चेंज कर देता है विधिवत तरीके से। 1912 में शिफ्टिंग हो जाती कहां पे? दिल्ली। वो दिल्ली जिसका वास्तुकार है एडविन लुटियंस। कौन है? एडविन लुटियंस। वो दिल्ली जहां पर रायसीना हिल्स पर है राष्ट्रपति भवन।
वो दिल्ली जिस राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार का नाम है एडविन लुटियंस। कौन है? एडविन लुटियंस। समझिएगा, बोलता है कि स्टार्टिंग फेज में क्या इसका अप्रोच हुआ, कैसे काम हुआ। तो हमारे यहाँ ये प्राचीन भारतीय इतिहास की बात पूछ रहा है कि जब एंसेंट इंडिया का कोई पोजीशन था, तब भारत की प्रथम राजधानी का गौरव किसको प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्रा। याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा से आपसे सवाल पूछ सकता है कि पाटलिपुत्रा का सबसे पुराना नाम क्या था? नाम था कुसुमपुर। कौन सा नाम था? कुसुमपुर। लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिव्यू हम दोनों अपने चैनल पर डाल देंगे, यानी राठौर सर के चैनल पर भी रहेगा और एनएस राजपूत पटना के सेक्शन पर भी आपको दिख जाएगा। जहां से देखना होगा रिव्यू करके देखते रहिएगा, ज्यादा लिखने से टाइम पास होगा, इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अप्रोच आप लोग के पास जाए। तो इस पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर। बाद में इसी पाटलिपुत्रा को नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया गया। क्या किया गया? अजीमाबाद। और पाटलिपुत्रा स्थापना का श्रेय जाता है राजा उदयन को। किसको जाता है? उदयन को, जिस उदयन ने सोन और गंगा के संगम पर किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्रा। इस उद्यान का संबंध था हर्यक वंश से। कौन सा वंश से? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है किससे? हर्यक वंश से, और हर्यक के संस्थापक थे बिंबिसार। जिस बिंबिसार का उपनाम था, बताइए कोई? उस बिंबिसार का उपनाम था कुनिक। क्या नाम था? कुनिक। क्वेश्चन आज से पूछा जाता है, उस बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? उदयन। सब पितृहंता वंश था, अपने पिताजी को मारा और गद्दी पर बैठ गया। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। थोड़ा आप धीरे कर देते हैं समाचार को, तब और क्लियर होगा। थोड़ा स्पीड किए तो आप लोग के चेहरे से थोड़ा सा आपको लगा अरे भाई तो आप गर्दा उड़ जाएगा। अगर आप लोग का सब पढ़ा होता है ना, तो आप हमारे साथ सब हो जाते। इसी को बोलते हैं रिविजन राउंड। और यहाँ पर क्या है, बच्चों में आदत क्या हो गया, आपको बता दे रहे हैं। बच्चों में आदत हो रहा है कि कहीं टेस्ट दे रहा है 1 का ए और 2 का बी में चल रहा है। इससे क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट खुद का हो नहीं पा रहा है, और यही आपको करना है। हम जब शुरुआत किए तो थोड़ा तकलीफ होगा शुरू में कि अचानक इतना क्वेश्चन कैसे हो रहा है, इसको संभाल कैसे पाएंगे। तो आपके पास उपाय है, टोटल रिकॉर्ड हो रहा है, इसको एक बार और सुन लीजिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से किसकी बात कर रहे हैं? सवाल क्या है? भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसको प्राप्त है? पाटलिपुत्रा। आंसर कौन हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। पूछेगा पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम? कुसुमपुर। कौन सा? कुसुमपुर। बाद में क्या बना दिया इसका? अजीमाबाद। कौन सा? अजीमाबाद। पाटलिपुत्रा का स्थापना का श्रेय उदयन। किसको जाता है? उदयन को। उदयन किस वंश से संबंधित? हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक। और हर्यक वंश के संस्थापक का नाम? बहुत अच्छा, कौन? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र का नाम? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र का नाम? उदयन। तो याद रखिएगा, ये सब किस साम्राज्य से संबंधित है? मगध। कौन साम्राज्य? मगध। और अगर मगध साम्राज्य था, ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य था तो मगध तरह के हम लोग के यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। और उस 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म में मिलती है अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय। तो काम हम लोग का इस तरह से कर सकते हैं। पाटलिपुत्रा को कोरिलेट करके बार राउंड अप लगा लिए। आते हैं तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा, आंसर है वियना। सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इसका सीधा आंसर होगा वियना। वियना के बारे में आपको बता दें कि वियना काफी फेमस जगह है, और आप सुने होंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA नाम सुना है ना, परमाणु ऊर्जा का जो एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। इस पर ध्यान देना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और साथ ही साथ यूएनओ का जो एक्सचेंज ऑफिस है, उस ऑफिस का भी लोकेशन कहाँ बनता है? वियना। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका और इसके नीचे में इस तरह से लगा हुआ है कौन? दक्षिण अमेरिका। और ये दक्षिण अमेरिका जो पोजीशन बनेगा, जो इस तरह का एक चिली टाइप का बना रहेगा जिसको चिली है, और चिली के कॉर्नर पर लगा हुआ है कौन? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना मांस के उत्पादन के लिए काफी फेमस माना जाता है। किसके उत्पादन के लिए? मांस। और अर्जेंटीना की राजधानी कौन है? ब्यूनस आयर्स। बच रहा है रोम। रोम किसकी राजधानी? इटली। और बच रहा है कौन? डबलिन। किसकी राजधानी? आयरलैंड। वो आयरलैंड जहां से हमारे संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सीखा है, डीपीएस को सीखा है। ठीक है, डीपीएस कितना से कितना है? 36 से 51। आगे मिलेगा ये क्वेश्चन, आगे बात करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा सन्स का चेयरमैन निम्न में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया?
इसका आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। ये तो करंट का क्वेश्चन है। देखिए एन चंद्रशेखरन। अब देखिए इसमें सवाल क्या है, कभी 36 साल की उम्र में एयर इंडिया पर यह आदमी सफर करता है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन टाटा सन्स का चेयरमैन हम बन जाएंगे और वो एयर इंडिया का कोऑर्डिनेशन हमारे पास चलाएगा, सीईओ बन जाएंगे। ये आदमी जब एक बार पहली बार चढ़ा था तो इसको लगा नहीं था कि हम इतना मुकाम तक पहुंचेंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बहुत बच्चा कर लेता है, ये इतना बड़ा परीक्षा हमसे होगा सर, हम तो रेलवे की तैयारी करने आए थे। आपको बता दें कि जब 2013 में 2 बच्चे हमसे यहाँ पे मिले थे, आया था दौड़ रहा था सिपाही के लिए, तो हम उससे पूछे कि मैथ अच्छा है जी? बोला कि सर मैथ हमारा उतना बढ़िया नहीं है, मैथ हम बनाते हैं लेकिन फिर ट्रिक भूल जाते हैं और हमारा कंसेप्ट नहीं है, बचपन से हम बनाए हैं लेकिन उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। फिर हम पूछे इंग्लिश का? सर ओकरा बारे में तो बातें मत कीजिए, वो तो देखते हमको बुखार आने लगता है। अंग्रेजी देखे कि पहले फीवर उबर आ गया। हम बोले मैथ ठीक नहीं है जी, अंग्रेजी ठीक नहीं है, तो खाली जीएस के बल पे क्या करोगे? वही ना, तो सर आप तो इसीलिए तो आपको बोले कि सर हम बिहार पुलिस में अपना दौड़ते हैं, तो आप हमको बुलाए हैं ऑफिस में, आप पता नहीं क्या करवाइएगा, क्योंकि माइंड अच्छा था। हम बोले एक काम कर सकते हो, तुम तैयारी करो असिस्टेंट कमांडेंट का। तो बोल रहा था कि सर जी उलटियन रहा इसको बोलने में, एक तैयारी कैसे करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट? हम बोले असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी तुम कर सकते हो, 125 क्वेश्चन जीएस पूछता है। कितना क्वेश्चन? 125। उस समय जब स्टार्टिंग फेज में था तो उस तरह का मामला चल रहा था। और सेकेंड पेपर में क्या होता है कि हिंदी का निबंध होता है, हिंदी के निबंध के बाद अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन पूछा था, अंग्रेजी का लेटर राइटिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसको आप सीएपीएफ बोलते हैं। सीएपीएफ नाम सुना ना? एपीएफसी, सीएपीएफ जिसको बोलते हैं, जिससे पारामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बनता है। अब इत्तेफाक देखिए वो बच्चा कर रहा, तैयारी किसका कर रहा था? बिहार पुलिस का। दोनों को कन्विंस किए कि माइंड ठीक है, इतना जल्दी से सब चीज ग्रास्प कर रहे हो तो एक काम करो असिस्टेंट कमांडेंट दो। पहला बार एग्जाम दिया, बोला सर 20 क्वेश्चन देख के बनाए थे, पर 20 से 25 क्वेश्चन, उसका 100 क्वेश्चन जब आया ना सर तो क्वेश्चन हटा दिए, खाली बीबीसीसी रंगना शुरू कर दिए। बोले काहे ऐसा काहे हुआ? कहा से इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, यूपीएससी कंडक्ट करता है, इसका एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी। तो हम बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि यूपीएससी एनडीए का करती है, सीडीएस का करती है, और जहां आईएएस का इंटरव्यू धौलपुर हाउस में होता है, वहीं इसका भी इंटरव्यू होता है। किसका? असिस्टेंट कमांडेंट का। समझिएगा बात को। दिक्कत क्या हुआ कि बच्चा को समझ नहीं है कि हमको तैयारी करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब उसका अप्रोच बढ़ना शुरू हुआ और कंसेप्ट उसका डेवलप होना शुरू हुआ, तो वो बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट कंप्लीट भी किया और अभी जमशेदपुर में उस बटालियन का अपना सिरमौर भी अब डिप्टी कमांडेंट हो गया है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम बिहार पुलिस करने आए और हम कमांडेंट बन जाएंगे। इसलिए अंडर एस्टिमेट कभी अपने आप को मत कीजिएगा। और दरोगा ऐसा ऐसा बच्चा बना है जिसके बारे में सोचे भी नहीं थे कि दरोगा बनेगा। इसलिए अपना पोजीशन रखिए। आने वाले समय में 2200 से 2300 दरोगा की वैकेंसी है, 900 फूड इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, 10+2 लेवल पर फिर वैकेंसी आ रहा है, लेकिन अपने आप को मजबूत रखिएगा तब ये काम प्रोसीड हो पाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एन चंद्रशेखर ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन हम सीईओ बन जाएंगे और ये इसी कंपनी का आकर के सीईओ बने और उस कंपनी को अंडरटेक कर पाए। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फोटोस पहचान गया? नहीं जी, देने नहीं चाहिए था। इसका नाम फोटो बना रहा है क्या? फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं अच्छा लिख रहा है, ठीक, बढ़िया बात। एक बार बोले थे, देखो बढ़िया फोटो है तो उसका आकृति खींचने लगा। मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता हूँ, हमारी सीट पर टिक करेगा। बताइएगा मयंक अग्रवाल किस टीम से है? पंजाब। और ये यहाँ पर सवाल था कि पंजाब ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया? दैट इज द मयंक अग्रवाल। इस पर कोई डिस्कशन? कौन जीता फाइनल? गुजरात। किसको हराकर? चलिए सब आप बोलने का, ये सब आप लोग का गर्दा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन 2 वर्गों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। और याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने खोज किया था किसका? रेडियम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका? रेडियम का। साथ ही साथ एक सवाल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा, 1901, 1 नंबर। और इकोनॉमिक्स में कब शुरू किया? किस साल? बोलिए, इकोनॉमिक्स में कब से देना शुरू किया? इकोनॉमिक्स में शुरू किया 1969 से 1969। और सबसे ज्यादा अभी अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज सब कहां दिया जाता है?
स्वीडन। स्वीडन का कौन सा जगह? स्टॉकहोम। स्वीडन का कौन सा जगह? स्टॉकहोम। और शांति का कहां दिया था? नॉर्वे के ओस्लो में। बहुत अच्छा, नॉर्वे के ओस्लो में। याद रखना है, सारा प्राइज देता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहां देता है? स्वीडन के कौन सा जगह? स्टॉकहोम। कौन सा? स्टॉकहोम। और शांति का कहां देगा? नॉर्वे। कहां देगा? नॉर्वे। नॉर्वे का कौन सा जगह? नॉर्वे का एक जगह है, दैट इज द ओस्लो। ध्यान दीजिएगा, यह नोबेल प्राइज से संबंधित बात है। और अपने भारत के एक व्यक्ति को मिला था किस वर्ष? 1913 में। किसके लिए? साहित्य के लिए। कौन सा साहित्य? गीतांजलि। किसके लिए मिला था? गीतांजलि। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका निर्माण किया था? राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान का जो कंसेप्ट है किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। उस राष्ट्रगान को कांग्रेस के मंच से कब गाया गया था? 1911। बहुत अच्छा, 1911। केम्मा अधिवेशन था वो। केम्मा अधिवेशन था वो, कांग्रेस का केम्मा 27वां। बहुत अच्छा, केम्मा अधिवेशन था 27वां। उसके अध्यक्ष कौन थे? यही सब सवाल पूछेगा, घबराइएगा नहीं। इसी तरह का हम लोग देखिए, ये पहला है, ज्यादा आप लोगों को थकाएंगे नहीं, क्योंकि आप पहला एंट्री है, ज्यादा थका देंगे तो आप लोग लगेगा कहां फंस गए हैं। लेकिन हमारे पूरा एटीट्यूड में यही शामिल है, और यही एटीट्यूड अगर हम बना के रखें और 3 महीना काम कर लिए आपके साथ, तो आपके पास 10,000 क्वेश्चन चला जाएगा। और 10,000 क्वेश्चन में आप विस्फोट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, जीएस का मतलब रिवीजन। हाँ, छोड़ रहे हैं बस, और एक 10 क्वेश्चन करके छोड़ दे क्या मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग के पास चला जाएगा, ऑनलाइन कर देंगे हम। नहीं, हाँ देख रहे हैं इसका मुंह एकदम गड़बड़ा रहा है। अच्छा, एक मिनट बैठिए, हम पूछ लेते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि हम ऑनलाइन इसका डिस्कशन कर दें। अच्छा, एक काम करो, हम कम से कम कितना 81 है ना, सेंचुरी मार देते हैं। सेंचुरी कम से कम मार, इतना तो पेशेंस रख सकता है। और अगर नहीं रखेगा तो 2-4 क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा बाबू। ये जो आप लग रहा है कि हम घर चल जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन आ जाएगा, जो बोल रहे हैं इससे आपको फायदा होगा, इसलिए फायदा लीजिए। 100 पर पूरा देते हैं, सेंचुरी कर देते हैं। हाँ तुम जाओ। 81 से 81 से हम लोग 100 तक पूरा कर लेते हैं। अच्छा अप्रोच है, एक बार ध्यान से, जिसको जाना चाहिए। चलिए, किसके बारे बात कर रहे थे? हाँ निकलना, जाइए। कोई जाने दो ना, दिक्कत क्या है? अरे डिस्कशन है, उसका क्लास होगा। देखिए, हम आप लोग को एक एडवाइस करते हैं, क्लास खेलने से ज्यादा है कि आप अपने में डेप्थ डेवलप कर लीजिए, ताकि नौकरी हो जाए। क्लास तो दिन भर है ही है, और जो आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, उस पैकेज का थोड़ा लाभ उठाइए, अप्रोच क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, फिर से देखते हैं। 1913 में किसके लिए? और रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा था? जनगण मन। और कांग्रेस के मन से कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में जो हुआ था अधिवेशन, केम्मा अधिवेशन था 27वां। उसके अध्यक्ष कौन थे? बोलो, ठीक बोल रहा है। रास बिहारी बोस। बोस नहीं, घोष। और रास बिहारी बोस अगर बोल दोगे ना तो आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस। और उस इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ था जापान में, वो था 1942 में। और ये है रास बिहारी घोष। और 1911 में कांग्रेस के मन से पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश का। नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। किससे लिया गया है? आनंद मठ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह। बहुत अच्छा, किसका है? एकदम ताबड़तोड़ हमला करो ना, सब क्वेश्चन आ जाएगा। यही हमला करना पड़ेगा। और देखिए, नए बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो रहा है जो जीएस नहीं पढ़े, उसको लग रहा है कहां फंस गए भाई, तो मैथ रीजनिंग तो ठीक था, जीएस में अटैक हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर जीएस को सही माने में अपना करना चाहते हैं तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। और यही अब उपाय भी है। और इस उपाय को अगर नहीं आप इख्तियार कीजिएगा तो नौकरी में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अचीव नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छा अप्रोच है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारतीय संविधान में नीति नियंत्रक तत्व कहां से प्रदान किए गए? आयरलैंड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आयरलैंड से एक और संविधान में चीज लिया गया, कोई बताइए, एनीबॉडी एल्स? आयरलैंड से एक और चीज लिया गया है संविधान में। बहुत अच्छा, एक नंबर लग रहा है, भारत रत्न दे दे तुमको जी। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, जो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 80 का 1, अनुच्छेद नंबर 80 का 1, 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह व्यवस्था भी आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। और राज्य का जो नीति नियंत्रक तत्व है उसको भी लिया गया है आयरलैंड। अब आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, भाग कितना में? कितना भाग में? 4। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक ये डीपीएस आपका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। ये राज्य के नीति तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें से कुछ अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे 40। बहुत अच्छा, पंचायत के गठन की बात। 40 में किसका गठन? पंचायत के गठन। तो बताइएगा त्रिस्तरीय पंचायत का कंसेप्ट कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता। कौन साल दिए थे? 1900 थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, 1957। 59 में उसको अप्रूवल मिला था। इसके बाद 2 स्तरीय का कौन दिए थे? अशोक मेहता। किसके संस्तुति पर यह कानूनी अधिकार हो गया था? बोलिए। एक सिंघवी समिति था। कौन सा समिति? सिंघवी समिति और थुंगन समिति के रिपोर्ट पर इसको कानूनी मान्यता मिला। क्या संविधान संशोधन पंचायत के लिए? 73वां। किस साल? 1992, 1992। और ये हो गया हमारे लिए कानूनी। कहां जोड़ दिया इसको? 243 के तौ से लेकर 9 तक। 243 के तौ से लेकर 9 तक। पंचायती राज व्यवस्था कैसा उदाहरण है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटा यूनिट पर कौन होगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा का प्रमुख कौन होगा? मुखिया। कौन होगा? मुखिया। उसके ऊपर कौन काम करेगा? पंचायत समिति। पंचायत समिति किसका काम करेगा? एडवाइजरी कमेटी के तौर पर काम करेगा, सलाहकार समिति के तौर पर। उसके ऊपर कौन काम करेगा? जिला परिषद। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत। कौन पंचायत बोलते हैं? त्रिस्तरीय। फिर एक सवाल पूछता है, अनुच्छेद नंबर 47, ये तो खूब पॉपुलर है जी। किसी राज्य में शराबबंदी, आपके बिहार में जो शराबबंदी हुआ, कौन अनुच्छेद है? 47। यानी राज्य चाहेगी तो आपके राज्य में शराब को बंद कर सकती है, और वो उसको लगेगा कि आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर है, तो एक अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर कितना? 47। 47 के थ्रू आपके यहाँ शराबबंदी हो जाएगा। फिर आप सुने होंगे शिक्षकों का एक डिमांड चला था, समान कार्य के लिए समान वेतन। किसमें? 39। और अभी हम लोग के यहाँ सबसे पॉपुलर चल रहा है 44, कॉमन सिविल कोड। करा पूरे भारत में लागू कर दिया जाए। कौन? कॉमन सिविल कोड। इतना अनुच्छेद में से कौन पूछेगा? किसमें? डीपीएस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भरतनाट्यम से संबंधित नृत्य नहीं है? मतलब नृत्य नहीं यहां पर होना चाहिए, नर्तकी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, नर्तकी नहीं है। मतलब कौन भरतनाट्यम नहीं नाचती है? तो बता दें आपको, इसमें से लीला सैमसन भरतनाट्यम से संबंधित है, गीता रामचंद्रन यह भी है, सोनल मानसिंह तो जबरदस्त है। इसमें सितारा देवी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। सितारा देवी कथक की नृत्यांगना है, कथक नाचती है। कौन सा? कथक। और बताइएगा बाबू, कथक कहां है? कथक का जर्मिनेशन कहां हुआ है? उत्तर भारत। कहां पे? उत्तर भारत। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत में कौन? कथक। ये हम लोग के यहाँ कौन सा डांस कहलाता है? क्लासिकल। तो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस है ना। फिर आपसे पूछेगा, समझिएगा कि भरतनाट्यम कहां का? भरतनाट्यम का संबंध कहां से? तमिलनाडु से। बहुत अच्छा। कहां से? तमिलनाडु। पूछेगा कुचिपुड़ी। बहुत अच्छा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब बताइएगा ओडिसी, उड़ीसा। ओडिसी का कहां से? उड़ीसा। एक और बच रहा है दक्षिण भारत में, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरला। ये सब क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम, कथकली कहां से? केरल से। कथक कहां? उत्तर भारत। कुचिपुड़ी कहां? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम कहां पे? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु। और ओडिसी कहां? उड़ीसा। और एगो नॉर्थ ईस्ट का भी एगो डांस है जो क्लासिकल डांस कहलाता है, बताइएगा कौन? मणिपुरी। बहुत अच्छा। एक जो नॉर्थ ईस्ट में एक डांस किया जाता है मणिपुरी, और यह भी कैसा डांस है? क्लासिकल।
ये सब क्लासिकल डांस है। तो फिर से बताइएगा, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम, कहां पे? मणिपुरी। तो नामे से पकड़ा जाएगा, नामे से मणिपुरी, मणिपुर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन विश्वविद्यालय में से बिहार में कौन सा स्थित था? ए और बी दोनों। विक्रमशिला भागलपुर और नालंदा। अब बताइएगा, क्वेश्चन आता है कि नालंदा में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई किसके काल में? गुप्त काल में। कौन से शासक के? कुमारगुप्त। किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त। इसको ध्वस्त करने का अधिकार किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक? बहुत अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किस वंश से? गुलाम वंश से। किस वंश से? गुलाम वंश की शुरुआत किस वर्ष से? 1206 से। याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो मेरे तरफ से याद रखिएगा, गुल खिला किससे लो? तुगलक से लो। अब क्लियर हो जाएगा। तो पहले कौन वंश, फिर कौन वंश, फिर कौन और लास्ट में लोदी का इब्राहिम लोदी को मारेगा बाबर और करेगा गुलाम वंश की स्थापना। देखो टेक्निक याद रखिएगा, गुल खिला तुगलक से लो। गुलाम 1206 से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा? 1526। और 1526 में इब्राहिम लोदी को कौन हराएगा? बाबर। और बाबर करेगा मुगल वंश की स्थापना। तो अगर नालंदा में सवाल पूछा जाए, ध्यान रखिएगा कि नालंदा को ध्वस्त करने का जाता है सिस्टम किसको? बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्थापना करवाया था, कुतुब मीनार शुरू करवाया था। कंप्लीट कौन करवाया? इल्तुतमिश। बहुत अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है लाख बख्श। क्या कहा गया है? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया हातिम द्वितीय, दान करता था बहुत ज्यादा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार करवाया था। कहां करवाया था? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत फेमस नाम है कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित कि एक नाम सुना होगा, कुब्बतुल इस्लाम। सुना है? ये सब स्थापत्य कला का क्षेत्र है। चलो पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आप डेप्थ में नहीं जाते, नहीं तो पता चला गुलाम खोल देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। राष्ट्रीय कृषि नीति। याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि नीति का जो घोषणा किया गया था 2000 में, और इसका नया जो नीति लाया है वो 2010 में। याद रखना खाली डेट। स्टार्ट किसमें किया था? 2000 में। और नई पॉलिसी 2010। इसको बोलते हैं न्यू पॉलिसी ऑफ द एग्रीकल्चर। ये स्टार्टिंग हुआ था 2010 में। अगर कृषि नीति की बात करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, लिखने के चक्कर में नहीं रहिएगा, देख लीजिएगा रिव्यू करके। कृषि नीति की बात कीजिए तो अभी हम लोग के यहाँ एक टॉपिक बहुत फेमस चला था, नाम सुना होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खूब चला है। एमएसपी के बारे में कहा गया, इसी के पर एक अप्रोच किया गया था भारत सरकार ने, जो अपना क्या किया, अपना नियम को क्या किया, वापस ले लिया। और एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसको रिकमेंड करने का काम करती है सीएससीपी, नाम सुना होगा। कौन रिकमेंड करती है? सीएससीपी। तो ये है दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। आगे और बात करते हैं। 86, किस राज्य सरकार ने प्रीमियम लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? याद रखिएगा, ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी करने वाले कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है। तो पक्का आंसर हो जाएगा दिल्ली। और सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे बिहार में हो जाते 1 नंबर सब क्लियर निकल जाएगा। कहा गया कि हर स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको 6 महीना के लिए ले जाकर के नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ले जाकर के उसको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उसको शिक्षा को कोच बनाएंगे, जो जिसमें एक्सपर्ट होंगे। अगर फुटबॉल में ज्यादातर होंगे तो फुटबॉल का इनको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, ताकि वो अपने बच्चों को फिर फुटबॉल के गुर सिखा पाए। और यही अप्रोच को किया था किसने? दिल्ली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज द दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1800, बहुत अच्छा सवाल है। 1835 में पहला जिला स्कूल कहां खोला गया था? पटना छोड़ के तो कहीं होगा नहीं, सेंटर पॉइंट यही है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ इसी दशक में 1830-35 के आसपास हम लोग के यहाँ चला था
आपको पता चलेगा पाश्चात्य शिक्षा का काम चला था जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में चला था, और उसमें लॉर्ड मैकाले की नीति काफी पॉपुलर थी। लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा हम लोग के यहाँ लॉन्च हो जाए, और इसी पहल पर राजा राम मोहन राय ने काफी सपोर्ट भी किया था। क्वेश्चन आता भी है कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हमारे यहाँ लोग अंग्रेजी सीखे, लेकिन क्या पता था उसको कि जिस दिन हम अंग्रेजी सीख लेंगे उस दिन तुम्हारे सबसे बड़े विद्रोही हो जाएंगे। उसको लगा था कि अंग्रेजी सिखा के उसको हम अपने यहाँ काम पे रख लेंगे, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि अंग्रेजी सीख करके हम तुम्हारे पुस्तक को पढ़ेंगे और रूस की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, इस सब क्रांति को हम लोग सीख जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ हम विद्रोह करना शुरू कर देंगे। तो इसका आंसर होगा पटना, और सबसे पुराना है कंसेप्ट में पटना कॉलेजिएट, नाम सुना होगा, पटना कॉलेजिएट। और कॉलेजिएट को अपग्रेड किया गया था 1862 में, और 35 में उसका निर्माण का पहल कर दिया गया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, स्पेशल बिहार का क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के पदों को सुशोभित किया? निःशुल्क से एम हिदायतुल्लाह, ये एक्टिंग के रूप में बने थे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आपको क्रम भी बताए थे, 3 क्रम बताए थे राष्ट्रपति का, जिसमें बताए थे पहली मौत किसकी हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की, नहीं बताए थे? और दूसरी मौत किसकी? फखरुद्दीन अली अहमद का। एक बेचारा 2 साल रह पाए, एक बेचारा कितना साल? 3 साल। बाकी सीक्वेंस क्लियर है, तो इसका आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांची के बौद्ध स्मारक कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, दैट इज द इसका आंसर होगा। और सांची का बौद्ध स्मारक के बारे में बात करेगा तो याद हमेशा रखना है कि इसका कोरिलेशन कहां से होगा? मध्य प्रदेश। और बौद्ध धर्म से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे गृह त्याग किए थे गौतम बुद्ध ने, क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या कहलाया? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति हुआ संबोधि। ऊपर अपना पहला ज्ञान दिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, वो उनका अंत हो गया महापरिनिर्वाण। ये चारों क्वेश्चन पूछता है। पहला, गृह त्यागे 29 साल में क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संबोधि। जब वो पहला प्रवचन देते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन। कहां दिए थे? सारनाथ। बहुत अच्छा। और सबसे ज्यादा कहां उपदेश दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती का दूसरा नाम अयोध्या, वही अयोध्या। किस नदी किनारे? बहुत अच्छा। अब उसके बारे में तो डिटेल जानना ही है, ध्यान दीजिएगा। ये सब कंडीशन बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा को बाहर करता है? बताइए। इसको ग्रेसम का लॉ बोलते हैं। होता क्या है कि हम लोग का आदत है, हम लोग की आदत में शामिल है, अगर 4 गो नोट है ना, तो अगर हमको रिक्शा वाला को पैसा देना है या दुकानदार को देना है तो उसमें सबसे सड़ा हुआ नोट निकाल के देते हैं और नयका पैसा को पॉकेट में रखते हैं। तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास पुरनका पैसा खत्म ना हो जाए। ये हम लोग का आदत है। तो याद रखिएगा, ये ग्रेसम का लॉ था कि हम क्या करते हैं, वही पैसा को चलाते हैं। मार्केट में सर्कुलेट कौन करता है? बुरा मुद्रा, जो खराब मनी है वही सर्कुलेट करता है और अच्छा पैसा हम लोग के पास रह जाता है। ये तो ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताए थे, लेकिन याद रखिएगा ये स्टेटमेंट को कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा को क्या करेगा? बाहर कर देगा। किसका लॉ है? ग्रेसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से एक प्रांत एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। आंसर होगा इसका कौन सा? पंजाब। इसके बारे में सुनिएगा कि हिंदुस्तान में देश के एकीकरण के लिए पहल चल रहा था और उस समय गृह मंत्रालय का पूरा जिम्मा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत जो टुकड़े टुकड़े का जो कंसेप्ट है ना, ये सब जो फैलाया है, वो तखनीय सब विचार कर लिया गया था। वो तो सरदार पटेल थे जो अपना खुट्टा मजबूत रखे थे। बोला हैदराबाद को कि हैदराबाद के निजाम का कहना था कि हम भारत का हिस्सा नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तू जाओ, हैदराबाद रहेगा हिंदुस्तान के साथ। बोला नहीं नहीं, हम यहाँ के निजाम है, राजा हैं। का राजा वाला फीलिंग अब खत्म करो, अब देसी रियासत का सिस्टम खत्म हो गया है। हिंदुस्तान का अहम पार्ट है हैदराबाद और हैदराबाद इसी के साथ रहा। ज्यादा छटपटाया, पुलिस कार्रवाई करवाया। कौन कार्रवाई करवाया? पुलिस कार्रवाई। और हैदराबाद को अंडर, समझिएगा, आपको बता रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन सीधा लड़ेगा। जूनागढ़ कहा हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। बोला अच्छा तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, जनता बोलेगी। जनता जनमत कराया और जनमत कराया तो जनमत में हम लोग के साथ, तो जूनागढ़ में करा दिए जनमत संग्रह। उधर कबिलियाई में वो जो था जम्मू कश्मीर, उसका राजा कह रहा था कि नहीं हमने आपके तरफ रहेंगे, नहीं इसके तरफ रहेंगे, हम बीच में रहेंगे, हमारा रहेगा बफर स्टेट।
बफर स्टेट, बीच में हम काम करेंगे। बोला भाई तुम गजब कर रहा है, तुम बफर स्टेट में कैसे काम करेगा तुम्हारा, तो ये अब तुम या भारत के साथ रहो या फिर पाकिस्तान के साथ। जब कभी पाकिस्तान का कबीलिया उसको खदेड़ा तो हम लोग से कहा कि बचा लीजिए, कहा था ठीक है साइन करो, और हम लोग साइन करवाए और अपने में विलय कर लिए। ये बाद में नेता सब जो है ये फालतू फालतू काम करके कि यूएनओ इस पर डिसाइड करेंगे। यूएनओ को कौन पूछता है जी, कौन मानता है यूएनओ को। वहां यूक्रेन पर रसिया लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है, यूएनओ कर रहा है कि इसको रोका जाएगा, तुम चुप रहो, यूएनओ हमारा जो मन करेगा वो करेंगे। और बोला कि सर नाटो इस पर आ जाएगा, कहा नाटो को तो हम ऐसे घुसने नहीं देंगे। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी काम नहीं कर रही है, जिसका प्रभुत्व है, जिसकी लाठी मजबूत है वही काम कर रहा है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर किसी की ताकत नहीं है कि किसी देश के विरुद्ध कुछ काम कर पाए। वैसे भी रसिया खिलाफ नहीं कर पाएगा, जानता है कि परमाणु हथियार इसके पास जमकर है, एक बार में समेट देगा। और तब भी देखिएगा हमारे तरफ देखकर ही बात करता है। हिंदुस्तान पिछले 5 सालों में हम उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि अब हर देश का लोग हमारे तरफ डायरेक्शन दे रहा है। कल हम दूसरे तरफ देखते थे, जब कोई काम करना होता था तो हम दूसरे देश की तरफ देखते थे। आज समय पलट चुका है, आज दूसरा देश हमारे तरफ देख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे पास, इसलिए हम लोग खुट्टा अपना हम लोग मजबूत रखे हैं। जैसे कि पहले क्या था ना कि हम लोग कोनो काम अमेरिका से पूछ के करते थे, और अमेरिका हम पर झूठ मूठ का दिन भर को गाइडलाइन चलाता था। लेकिन अब हम लोग के पास काफी मजबूती हो गई, इसलिए कि हम लोग प्रूव कर दिए। जब हिंदुस्तान पूरे विश्व को शिक्षा सिखा दिया, जब पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व को धर्म सिखा दिया, हम बिहार में बौद्ध धर्म का जन्म कर देते हैं और पूरे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कंट्रीज को मानते हैं। जापान मानता है, म्यांमार मानता है, श्रीलंका मानता है, और हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम तो धर्म को जर्मिनेट करते हैं। हम जैन धर्म को जर्मिनेट किए, चलिए उसमें बहुत ज्यादा टफनेस था, कह रहा था कि चलना है तो झाड़ू दे के चलना है। पॉसिबल है? यहाँ से गांधी मैदान पहुंचने में 200-300 साल लगेगा। काहे भाई पैर से क्या ना कि कोई चीज दबा नहीं जाए, मर नहीं जाए, कहे हम पर हत्या का आरोप लग जाएगा। जमीन के अंदर कोई चीज है तो उसको उखाड़ के नहीं खाएंगे, कुदाल से कुछ निकालेंगे तो मर जाएगा। तो जितना अगर धर्म में ज्यादा टफ कर दीजिएगा, जैसे आपको बोलेंगे एक धर्म मानना है, उसमें तुमको कंठी माला लेना पड़ेगा, तुम बोलेगे सर आपका धर्म आप ही को मुबारक, हमारा नहीं लेना, अभी हम लोग को खाना। और हमारे भी रूम पर कोनो हमारा मित्र आता है तो हम लोग मुर्गे काटते हैं, बेचारा वही जाता है, दोस्त तुमरा आया और मुर्गा का हत्या हो रहा है। और ये मुर्गा जो पोल्ट्री फार्म लाई तो क्या भी नहीं है जी, इसको पकड़ कि पहले से आत्महत्या टाइप से करता है। और जो देसला मुर्गा देखिएगा उसको पकड़ना थोड़ा टफ होता है। इसलिए आप लोग सब ग्रामीण परिवेश के, हम लोग सब ग्रामीण परिवेश के हैं। कुछ लोग जो है ना पोल्ट्री फार्म का बच्चा सब आजकल डेवलप होने लगा है, जिसको खाली मोबाइले आता है, वो सब लड़का से मिलिएगा ना तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लगेगा। एक बार हम एक घर में गए, बोला कि हमारा बच्चा जो है ना संत माइकल में पढ़ता है 4 में, तो हम क्या एक्सपेक्ट किए कि छोटा बच्चा आएगा, एगो आया एकदम लंबा चौड़ा, इतना बड़ा, ऐसा इतना मोटा चश्मा पहन के, हाँ प्रणाम। बोले अरे यार हमरो बड़ा लग रहा है जी, कौन क्लास में पढ़ रहा है? 4था में। हम बोले कि ये तो पोल्ट्री फार्म टाइप का लग रहा है। नहीं, पोल्ट्री फार्म में देखते हो एकदम सब चीज झकाझक रहेगा। हमारे यहाँ क्या है ना कि हम लोग का देसला बच्चा सब एक्टिव रहता। अगर उस आदमी को बोल दें कि उस पेड़ से जाके अमरूद 4 को तोड़ के ले आओ, पोल्ट्री फार्म वाला बच्चा तो पूछेगा किनका है, फिर पूछेगा कि तोड़ेंगे तो कुछ बोलेंगे तो नहीं। और मान ली अगर तोड़ लेते हैं तो इस पर कोई और आपत्ति तो दर्ज नहीं करेगा, बहुत सवाल पूछेगा। और देसला बुतरू बोलिएगा उस पर 4 को अमरूद हमको अच्छा लग रहा, चढ़ जाएगा और तोड़ के ले भी आएगा। और उसका पॉकेट में अमरूद लाना तो गजब लगता है यार देखने में। कभी उसको देखो कि दोनों पॉकेट में जब अमरूद भर लेगा और चलेगा तो लगेगा रैम पर कोई मॉडल चल रही है। देखो ना उसको देखो एक आध बार गौर से देखना, दोनों पॉकेट में ठूस लिया है क्या अमरूद, तो पैंट तो सटक के इधर चला आया है, और चलेगा तो खतरनाक लड़का देखने में लगता है दोनों पैर में। वो देसले बच्चा वो काम कर सकता है, देसला बच्चा, वो पोल्ट्री टोल्ट्री का बच्चा नहीं है। उसको बोलिएगा तो 10 गो नियम बताएगा। अभी देखते नहीं हो कि हमारे यहाँ क्या ना ग्रामीण परिवेश का मिट्टी लगना जरूरी है। आज क्या है ना कि नए जनरेशन के बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि उत्पादन अनाज का कैसे होता है। पूछता है कि कद्दू कहां था, कहता पेड़ पर होता है। अरे यार उसको जाके दिखाओ, गांव गोबर तोबर दिखाओ, गोबरों नहीं पहचानेगा, गोबर नहीं पहचानेगा, गोबर को छुएगा नहीं, मिट्टी को छुएगा नहीं। हम एक बार क्लासरूम में बोरिंग रोड में बोले थे कि लड़कियां सब जो है ना गोबर जब उठा करके अपने घर पे, तो बोलिए नहीं सर ऐसा नहीं हो। अरे पागल, हमारे यहाँ तो नियम है कि उससे आंगन को शुद्ध किया जाता है, तो बाद हम लोग पूजा में बैठते हैं। ये हम लोग का रीति है और ये रीति करना पड़ेगा।
और नहीं तो सब हो जाएगा पोल्ट्री फॉर्म, आदमियों सबका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? पोल्ट्री में। इसलिए देसला होना जरूरी है। खैर चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक बार बात करते हैं। तो बताइएगा कौन पुरुष? लौह पुरुष। इनका कहीं पर बना है? गुजरात में। कौन सा जगह पर? बहुत अच्छा, एकदम एग्जैक्ट नाम बता दिए। कौन सा वहां पर बैराज है? बताइए, बैराज उराज है वहां पर जहां बना है? बोलिए। गुजरात में जिस जगह पर इनका बनाया गया वहां कुछ है? कौन नदी उदी है? कौन नदी? नर्मदा। नर्मदा पे कौन बांध? सरदार सरोवर बांध। अरे उल्टा, जहां उल्टा पूछते हैं तुम लोग भूल जाता है, यही दिक्कत है। सीधा पूछते हैं सरदार सरोवर, तुरंत बोलता नर्मदा नदी पर। हम बोले नर्मदा नदी पर कौन? नर्मदा का उद्गम स्थल कहां? अमरकंटक की पहाड़। अमरकंटक का लोकेशन कहां? बहुत अच्छा, अमरकंटक का जहां लोकेशन वहां से और कौन नदी निकलेगा? सोन। बहुत अच्छा, कौन सा? सोन। और सोन गंगा से मिलेगी कहां पे जाके? पटना में, दानापुर में। कहां मिलेगी? दानापुर। और नर्मदा निकलती है तो किधर से किधर डायरेक्शन है? पूरब से पश्चिम। कौन खाड़ी में गिरेगी? खंबात की खाड़ी। कौन खाड़ी में? खंबात। एस्चुरी बनाएगी कि डेल्टा? एस्चुरी। क्या बनाएगी? एस्चुरी। डेल्टा बनेगी तो पानी ऐसे ले जाके खड़ा कर देगा, और डेल्टा बनेगी तो ऐसे पानी गिरेगा, और जहां गिरेगा वहां क्या करेगा? गड्ढा। हम लोग के गांव में बोलता है ओलती चूना। पानी नहीं चूता है, छप्पर से चुएगा। तो जब बरसात के दिन में जाइएगा ना, तो सब जहां पर पानी चुएगा खपड़ा वाला में और फूस वाला में, तो वहां गड्ढा हो जाएगा। वो गड्ढे को कहते हैं एस्चुरी। गड्ढा क्या बोलते हैं? एस्चुरी। अब पानी को ऐसे गिरा दीजिए तो पानी आगे जाकर के सब मिट्टी को ले जाके खड़ा कर दे, तो क्या है? डेल्टा। और डेल्टा का कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं मैथमेटिक्स से। किसे सीखे हैं? मैथमेटिक्स से। और ये कंसेप्ट हम लोग को दिया नील नदी। कौन नदी? नील। चलिए, ये कंसेप्ट था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, हम लोग देख चुके हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। देखिए ये मेमोरी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कौन सा? 19 जून। और याद रखिएगा कि सीबीएसई ने अपना एक कंसेप्ट जारी किया, शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी किसका है? सीबीएसई का। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ दे कि शिक्षा वाणी का संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से है, तो इसका आंसर होगा सीबीएसई से, शिक्षा वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? अच्छा, गांधी जी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जन्म आ गया है, 1915 में आए थे ना भारत, अभी तुरंत बोले हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पंजाबी मूल के लंदन में प्रशिक्षित, अरे यही गलत है कि डॉक्टर नहीं वकील थे। कितना ज्यादा दिमाग था उनको, डॉक्टर थोड़े थे, ये वकील थे। और ये जिन्ना पंजाबी मूल के नहीं थे, ये सिंधी थे, गुजरात से इनका लोकेशन था। ये दुद्दू बात गलत लिख दिया है, दोनों बात गलत हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ना? तो याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानडे। बहुत अच्छा, महादेव गोविंद रानडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात। और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे? 1906। जगह था बनारस। गोपाल कृष्ण गोखले का एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नाम नहीं सुना ये सब? ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब भूलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे हम लोग। चलिए 94 इकोनॉमिक्स। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्था है। गरीबी हटाओ का नारा कितनी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। इंदिरा गांधी का काल था, इंदिरा गांधी के काल में 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ का नारा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष? बहुत अच्छा, पहली बार 1969। कितने बैंकों का? 14। और बाद में कितना? 6। बाद में कितना बैंक? 6। और ये 1980 में, 80 में हुआ था, यानी 80 का बात है। इसका मतलब है एक छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ और एक चौथी में। इसके बाद हरित क्रांति कब? 60 के दशक में। तो बताइएगा, पहले तो यही हुआ होगा ना नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर कौन हुआ होगा? ये 1969 है, ये 74 है, तो ये कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। ये कितने नंबर पर? 3। तो बताइए कौन है? आंसर नंबर बी, 3, 2 और 1। यानी निम्नलिखित पर ध्यान से कालक्रम में व्यवस्थित करें तो पहले कौन होगा? पहले होगा 1 नंबर, पहले हरित क्रांति, पहले 1 नंबर, फिर कौन नंबर? 2, फिर कौन नंबर? 3। तो आंसर हो जाएगा ए बाबू। उल्टा कैसे कर दिए?
उल्टा नहीं देखना, देखो कैसे गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घटनाओं कालक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन हुआ होगा बताइए, हरित क्रांति। तो ये कितना नंबर पर, 1 नंबर पर। इसके बाद इन दोनों में पहले कौन हुआ, बैंकों का राष्ट्रीय कितना नंबर पर, 2। और गरीबी हटाओ कितना पे, 3 पर। तो हो गया ना 1 2 3। एक नंबर पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। गरीबी हटाओ क्या पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना कब से, पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक, एक मिनट सुनिए, 1974 से 78, यही है ना। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब, 1969। तो 1969, तो पहले 1969 की पहले 74, 1969। और हरित क्रांति कब, 1960 में। तो बताइए 1 नंबर पर कौन जाएगा, हरित। 1 नंबर पर तीसरा जाएगा। तो पहले 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। फिर कौन होगा, 2। अच्छा ऑप्शन में बोल रहे थे। और फिर होगा 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। हाँ ये सही है। यानी कौन कैसे जाएगा व्यवस्थित में, तो पहले जाएगा 3 नंबर, फिर जाएगा कितना नंबर, 2 नंबर, और फिर जाएगा 1 नंबर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप प्रबंधन किसके पास है, आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। किसके पास, वर्ल्ड बैंक। तो बोलिएगा वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब, बोल जल्दी जल्दी, 1945। हेडक्वार्टर कहां, बहुत अच्छा, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या, डीसी का मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितना, अभी कितना सदस्य है, 193 यूनो में बाबू। उल्टा हो जाएगा गड़बड़, गलत बोलेगा तो बोलना पड़ेगा ऐसे वाला। 105, अरे यूनो ज्यादा हो जाएगा, बताओ। नंबर ऑफ मेंबर 189, 189, 189 है कि नहीं। 189वां देश नोरू, बहुत अच्छा, 189वां देश नोरू। आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या, आईएमएफ में 190, एगो बढ़ गया, और वो आया अंडोरा। यही क्वेश्चन फेमस है, यही पूछेगा, याद रखिएगा। आईएमएफ में कितना, 190, और 190वां कौन, अंडोरा, और 189वां कौन, नोरू। कौन सा, नोरू। और ये कौन सा, अंडोरा। पूछेगा दोनों में कॉमन क्या, तो दोनों का 1945 में स्थापना हुआ है। किसका, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। और दोनों का मुख्यालय कहां, वाशिंगटन डीसी। और दोनों में ध्यान दीजिएगा, जो आईएमएफ का सदस्य देश बनता है वो अपने आप वर्ल्ड बैंक का सदस्य देश भी हो जाता है। लेकिन आईएमएफ में एक क्वेश्चन आता है बराबर कि आईएमएफ में एक चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। बोलता है जिस देश के पास एसडीआर जितना अधिक उसका वोटिंग कैपेसिटी उतना ही अधिक। अगर आपके पास 1 लाख एसडीआर है तो 1 वोट आपका बढ़ जाएगा। तो याद रखना है कि हम लोग पहले बहुत पीछे चल रहे थे, अब हम लोग 1 to 5 में आ चुके हैं। आने वाले वक्त में 2030 में हम लोग का टारगेट अचीव होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर इंडिया अपने पोजीशन का आईएमएफ में दबदबा बढ़ाने जा रही है, और अब हम लोग 1 to 5 में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कोटा क्या हो गया, बढ़ गया, कोटा का रिवीजन हो गया। पहले हम लोग का कोटा एसडीआर में क्या था, कम, अब क्या हो गया, ज्यादा। पहले छठा से खिसक के हम 5वें की तरफ बढ़ चुके हैं, और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इस पर बात करेंगे, बहुत लंबा है, क्योंकि दोनों का बहुत बेजोड़ चीज है, दोनों का इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत लंबा चौड़ा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय किसको जाता है, मगध को, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब इस पर बात भी किए थे, तो बताइए मगध का सबसे पहला कौन सा वंश था, हर्यक। हर्यक के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा। तो बिंबिसार को उपाधि बताएं, पुनिक, बहुत अच्छा। अजातशत्रु को उपाधि बोलिए, वो बिंदुसार है, वो बिंदुसार है, गलती बोलिएगा तुरंत रिवर्स कर देंगे, वो बिंदुसार है, अमित्रघात। क्लियर। अजातशत्रु का बताओ है। अच्छा, अजातशत्रु 2 विपंस चलाया था,
बहुत एगो हथियार चलाया था अजात शत्रु, बताइए। हाँ याद तुमको आ रहा है, नाम है महाशिला कंटक और रथ मूसल। अगर बाहुबली देखा होगा ना तो उसका यूज देखा होगा। हाँ नहीं नहीं रथ रथ मूसल और महाशिला कंटक। चलिए अब आप लोग को क्लियर कर देते हैं। एक देखिए, एक उपाधि है श्रेणिक, आप देखिएगा, आप लोग आ जाइएगा जगह पर, और एक उपाधि है कुनिक। आप बताइए ये दोनों किसका किसका उपाधि? अभी तक तो चल रहा था कहानी। अजात शत्रु का कुनिक और बिंबिसार का श्रेणिक। यही हम जांच करना चाहते हैं कि आप लोग उल्टा कैसे कर रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। कुनिक किसका है? अजात शत्रु। और इसमें से किसने किसने स्थापना किया पाटलिपुत्रा का? उदयन। किसने? उदयन। कौन सा वंश? पितृहन। अच्छा, हर्यक खत्म हुआ तो कौन वंश? शिशुनाग। शिशुनाग खत्म हुआ तो नंद। कौन सा वंश? नंद। और नंद खत्म हुआ तो मौर्य। बस सीधा है। पहले कौन? हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद और नंद के बाद मौर्य। और मौर्य खत्म होगा तब मौर्योत्तर काल की स्थापना होगी। तो पूछेगा कि हर्यक वंश में अंतिम शासक कौन? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल क्या? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। अगर खोलेंगे पूरा प्राचीन भारत इतिहास खुल जाएगा, रहने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद मगध, और मगध सबसे पहले जीता किसको? मगध अंग को जीता था। किसको जीता था? अंग को। और इस मगध साम्राज्य में की राजधानी कहां थी? राजगीर या ग्रीवरज। राजगीर या ग्रीवरज एक ही नाम है, ग्रीवरज बोलिए या फिर राजगीर। और ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। और इस बात का चर्चा मिलता है अंगुत्तर निकाय। तो बताइएगा अंगुत्तर निकाय किसका भाग? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में कितना पिटक? 3। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये कौन पिटक में है? शुद्ध पिटक। बहुत अच्छा, ये कौन पिटक में है? शुद्ध पिटक में कितना निकाय? 5 निकाय। संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, दिग निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। कौन निकाय? खुद्दक। और खुद्दक निकाय में किसका वर्णन? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। फेमस ही सब क्वेश्चन, अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। ये जो आप लोग अभी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं, जब खुलेगा सब सब्जेक्ट को खोलेंगे परत दर परत। लेकिन है क्या, किसी पता है इसमें पढ़ा रहेगा तब मजा आएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका दोष नहीं है, उनको पढ़ाया नहीं गया है, नहीं समझे। जो बच्चे नहीं पढ़े उसको ये मत समझना है कि सर हम तो हीन भावना, हमको तो ये सब नहीं पता है। आपको भी आ जाएगा। अगर लगातार आपको 4-5 महीना पढ़ा देंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपके भी हाथ को कोई पकड़ने वाला रहेगा। क्योंकि हम कभी भी 1 का ए और 1 का बी और 2 का सी नहीं किए हैं। हमने पूरे चैप्टर को खोला है। और एंसेंट में घुसेंगे तो पूरा एंसेंट को खंगाल के निकलेंगे, मेडाबल में घुसेंगे तो निकलेंगे। और ये अप्रोच आजकल क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब चाहिए परीक्षा को निकालने के लिए एक्सरसाइज और एक्सपर्टाइज, दोनों चीज। अब परीक्षा मुंह चीज नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आप पढ़ करके आप परीक्षा निकालिएगा। क्योंकि आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? डेप्थ वाला क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन। और फिर से हम आपको बता रहे हैं ये 360 डिग्री का जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है। अभी 2 बच्चा हमारा यहाँ पर आ चुका है, पिछले पुराना बच्चा आ गया। हमको बहुत खुशी है कि ये सब इतना वेट करके यहाँ पहुंचा है। 360 डिग्री को हम आज प्रहार को इंट्रोड्यूस नहीं किए, 2013 में किए हैं। और इसके बाद भारतवर्ष में जो भी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है सब हमारा कॉपी है, वो कॉपीराइट हमरे है। ये अलग बात है कि हम प्रमोशन ऑफ द डिजिटल सेक्शन में नहीं आ पाए, लेकिन बैठ करके खुट्टा जमा करके पिछले 1717 दरोगा से लेकर अब तक ये काम चल रहा है। 250 दरोगा बना होगा कि 300 हमको पता नहीं, ये पता कर लीजिएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्योंकि 2013 में जब हमारी एंट्री हुई थी तो इस पूरे भिकना पहाड़ी में सिंगल टीचर एनएस राजपूत थे, जिनके पास 1500-1600 बच्चा था। और तब जो अभी जो आप जिसको बहुत नेम फेम में देखते हैं, तब हमारे बगल में लाइब्रेरी चलाता था, टेस्ट सीरीज चलाता था। और ये सब टेस्ट चलाता था, हम अपने यहाँ से बच्चों को भेज देते थे कि जाके कुछ दिन जाकर के टेस्ट चला लो और लाइब्रेरी में पढ़ लो। धीरे धीरे क्या हुआ कि संज्ञान बच्चों का, अच्छे बच्चों का संख्या थोड़ा कम होता है। होता क्या कि बच्चे यहाँ ओरिएंटेड कम होते हैं, उसको लगता है कि मजा कहाँ आ रहा है, और मजा 3-4 साल में सजा में कन्वर्ट हो जाएगा।
पहले तो मजा आता है, बाद में जब नौकरी नहीं लगेगा तो वही सजा लगने लगेगा। नौकरी जब हो जाएगा ना तो अंदर गट्स आता है। तो भीड़ के चक्कर में नहीं रहिएगा। हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं वो आगाज, और हम इस बार बोले भी थे कि हम आप लोग का जब क्लास लिए थे फाइनल जो हम लोग का चल रहा था शेड्यूल, उसमें आपसे बात भी किए थे कि आने वाले वक्त में अब यहीं से फायर स्टार्ट करेंगे और आप लोग सब हमारे साथ पूरा कंसर्निंग में आइएगा और यहां से अपना खुट्टा मजबूत करेंगे। कहीं ना कहीं आगाज तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जमात हम बोरिंग रोड में तैयार कर चुके थे। बोरिंग रोड में हुआ था बैक टू बैक 6 बैच बनना शुरू हो गया और वहीं हम रम गए थे। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर ये मैदान को खाली छोड़ के जाइएगा तो कोई ना कोई राज करेगा, और दूसरा योद्धा को कमजोर योद्धा हमेशा गलत लगता है। इसलिए हम आएंगे और योद्धा को रिलीज करेंगे यहाँ से, और हम अपने आप को काबिज करेंगे। कारण क्या है कि हमें पता है कि ये 360 डिग्री प्रहार और सभी सब्जेक्ट पर जो कोरिलेशन है, कोनो एक सब्जेक्ट पढ़ाता होगा ना, हम बायो भी उसी मूड में पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी उसी मूड में पढ़ाएंगे, सबका एक मिश्रण दे करके कंप्लीट आपको तैयार करेंगे। हमको अपने आप को तैयार नहीं करना, आपको तैयार करना है और आपको मार्केट में छोड़ देना है। आप जाइएगा लॉज में, क्वेश्चन पूछेगा 1 गो, बोलिएगा 20 गो, उसको समझ में आ जाएगा वो ये भी आ गया, पूरा पेशा हुआ आदमी है, फायर में आ गया और हमको यही फायर करना है। इसीलिए हम लोग एंट्री भी किए हैं। और बस ये है ना कि ये इस चीज को करने में मदद आप लोग का चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी संख्या कम है। हम इस संख्या में यहां पर भी पढ़ा रहे थे तो 1300-1400 बच्चे थे, जो संख्या अभी हमको कम यहां नजर आ रहा है। आज हम बोले भी थे कि इसको और अच्छा सा आयोजन करते, 250-400 बच्चे रहते, तब उससे जो एक्सप्लोर होता है उससे ज्यादा होता है, एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन चलिए, कहा जाता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बिगिन विद द सिंगल स्टेप। 1000 किलोमीटर दूरी तय करना पहला स्टेप तो लेंगे ना, आज पहले स्टेप है, लेकिन 1000 पर जाएंगे। टारगेट मेरा वही है और एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि वहां से वापसी किए हैं और इवनिंग का पूरा शिफ्टिंग यहां पर कर रहे हैं, तो हमारा काम बिल्कुल होना चाहिए। और धीरे धीरे हम लोग अपने काम को करेंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन बच रहा है, चूंकि हमें पता है कि आप 2 घंटा टेस्ट दिए, 2 घंटा के बाद आप में इतना ज्यादा आपके पास पेशेंस नहीं रहता कि आप 75 क्वेश्चन का पूरा इस प्रहार का 360 डिग्री का डील ले सके। आगे से हम कोशिश करेंगे 30 ही क्वेश्चन का करें। कितना क्वेश्चन का? 30। तो 4 को क्वेश्चन और पेशेंस रख लेना है, तब फिर गमछा फहरा देना है, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे बिहार का अच्छा है जी। रेस्टोरेंट में जाना, इसे लपेट के, और घुसते के साथ गेट खोलना और इसे लपेट लेना। अब पूछेगा कौन है, कहना मिथुन चक्रवर्ती है। क्लियर? चलिए, हाँ, 97 क्वेश्चन बोलता है यौन उत्पीड़न निषेध रोकथाम निवारण अधिनियम 2013 के बचाव के लिए लागू किया गया था, इसके प्रोटेक्शन के लागू किया था। कि होता था कि जो वर्किंग वुमेन थी, जो कार्यस्थल पर लड़कियां काम करती थी, उसके लिए एक लाया गया एक्ट 2013 में। होता क्या था कि पुरुषों में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने समकक्ष महिलाओं को काम करते देख नहीं पाता है। इसको हम अदरवाइज फील मत कीजिएगा, ये दैट इज द मेंटालिटी है। और कुछ ना कुछ कमेंट टाइप का पास करता है, उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों में देखिएगा कि कोई जा रहा है, पीछे से कुछ बोल दिया, लगा कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। आप कोनो बड़ा काम नहीं किए हैं, वो चुहाड़ का लेवल का आप अपना पार कर रहे हैं, उससे कोनो फायदा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, उस चीज से आपको कोई फायदा नहीं होना चाहिए, उससे आपका इंप्रेशन ही डाउन होगा। आप अपने में वजूद इतना तैयार कीजिए कि लड़की आपके बारे में पता करे कि लड़का कौन है। बात समझ आ रहा है? वजूद ऐसा तैयार कीजिए, ये नहीं कि केकरो घर छोड़ रहे हैं, केकरो हॉस्टल छोड़ रहे हैं, हॉस्टल से घर ला रहे हैं। अरे बॉडीगार्ड आप यहाँ आए हैं, अपना काम कीजिए और कोनो ही सब काम करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी नौकरी हो जाएगी ना, तो आपको छांटने का आपके पास व्यवस्था आ जाएगा। 10 गो फोटो देखिएगा, नहीं ठीक नहीं, दूसरा। तो आप ये डेवलप कीजिए ना, आप अपने अंदर गट्स तैयार कीजिए, और गट्स आपके अंदर अगर तैयार हो गया तो आपके बारे में लोग पता करेंगे कौन इतना अच्छा जानता है, इतना अच्छा लेवल है। ई कि कोई जा रहा है कुछ बोल दिया है, ये वो नहीं देखते हो, ये सब लो लेवल का आदमी काम करता है। आप लोग तो कभी मत कीजिएगा, इस संस्कार में आप लोग के सिस्टम में नहीं है। और हम लोग के गांव में हमेशा घर पे सिखाया जाता है कि अगर संस्कार अच्छा रहेगा तो आगे बहुत अच्छा काम करना शुरू करोगे। तो मेरे ख्याल से ये सब लो लेवल का काम है। इतना वजूद तैयार कीजिए, आपके बारे में डिटेल पता करे, एक नहीं 200-300 आदमी करे कि कौन है भाई, आपको फोन करे, आप फोन नहीं उठाइए। हम चाहते हैं आप में अपना गट्स तैयार कीजिए। तो कहा जाता है कि यौन उत्पीड़न के मामले में 2013 में कार्यस्थल पर जो महिला थी उसके लिए एक रूल बनाया गया कि भाई इस तरह से किसी तरह से कोई कमेंट नहीं होना चाहिए और किसी तरह से हरास नहीं होना चाहिए। और ये बात होता है तो ये किसके खिलाफ है? कानून के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये तो बता ही दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया?
सारनाथ। क्या कहलाया अभी बताएं? धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत अच्छा। घर छोड़े थे तो महाविनिष्क्रमण। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो संबोधि, बता चुके हैं ना। चलिए 99, किसने अयोध्या छेद ईस्वी 1992 नामक पुस्तक लिखी? पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव के बारे में बता दें कि इन्होंने 1991 में इनके कार्यकाल में हमारे यहाँ लागू हुआ था नैप, NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। क्वेश्चन आता भी है कि ग्लोबल लिबरलाइजेशन का दौर, वैश्विक उदारीकरण का दौर कब शुरू हुआ था? 1991 में। और उस समय मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। लास्ट 100 क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण, सर्वेयर था, किसका? लैंड का, और भू अभिलेखों का रखरखाव करता था, उसको रिकॉर्ड रखता था। तो याद रखिएगा, चालुक्य तो एकदम गलती से ही फालतू वाला ऑप्शन दे दिया, ये तो पहले छट गया। अब बच रहा है कौन? अमात्य। बच रहा है कौन? राजुक। और कौन? समाहर्ता। तो समाहर्ता जो था, जिला अधिकारी जो भी उसको समाहर्ता बोलते हैं। अभी भी आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट जाइएगा तो जहां समाहरणालय यूज करते हैं, तो समाहर्ता आज तक हम लोग के यहाँ चल रहा है, समाहर्ता का पद। क्लियर? अब बच रहा है अमात्य और राजुक। तो अमात्य मंत्री के तौर पर काम करते थे, बच रहा ऑप्शन कौन? राजुक। तो दैट इज आंसर हो जाएगा राजुक। छांटने का भी विधि सीखना पड़ेगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन तक आप पेशेंस रखें, बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए पहले उपलब्धि है कि आप बैठ के, जो नए बच्चे भी सुन रहे थे, और हम चाहते हैं कि अगर इसी तरह से आप लोग सुन रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग, अब देखिए उसका आप लोग को मैसेज चला जाएगा, आप लोग कनेक्ट में रहिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर।